सो हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रेन केमिस्ट्री चैनल। और आज है मेरे पास लेक्चर नंबर 6 हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स का। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिस सीरीज इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशंस। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीबीएसई क्लास 12th और इवन इफ यू आर इन अ स्टेट बोर्ड बट इन योर स्टेट बोर्ड दे आर फॉलोइंग एनसीईआरटी, देन यू कैन फॉलो दिस सीरीज। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लेक्चर नंबर 5 तक हमने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ हलाइड्स था हमारे पास, और हमारे पास था कॉमन नेमिंग, आईयूपैक नेमिंग, और जितने भी तरह के मेथड ऑफ प्रेपरेशंस थे हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स के, वो सारे के सारे अपन कवर अप कर चुके हैं। तो आज अपन लेक्चर नंबर 6 में अपना जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स। तो ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसका वेटेज है 1 to 2 मार्क्स, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है एज फार एज योर सीबीएसई एग्जाम्स आर कंसर्न। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, आई एम स्टार्टिंग विथ physical properties. I'm starting with guys physical properties. Right? Physical properties. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे वो एक सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है और जिसका नाम है मेरे पास दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट। राइट? सो फर्स्ट वन इज गाइस बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट वन इज बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज गाइस बॉइलिंग पॉइंट। राइट? तो ये जो हम बॉइलिंग पॉइंट यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर। यही सेम चीज अपन अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, कार्बोनिल कंपाउंड्स और अमीन्स में सेम फंडामेंटल्स अपन बॉइलिंग पॉइंट के यूज करेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको अभी यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? तो सबसे पहले आता है कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हम एक सोल्यूशन चैप्टर ऑफ क्लास 12th में, जो कि सेकेंड चैप्टर है, उसमें अपन ये डेफिनेशन देख चुके हैं। क्या होता है हमारे boiling point? So boiling point is a temperature at which vapor pressure of that liquid becomes equal to atmospheric pressure. At the temperature at which vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, वो हमारे पास जो टेम्परेचर होता है उसको अपन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है? तो ये है हमारे पास डेफिनेशन किसकी? बॉइलिंग पॉइंट की। अब हमें जो मेनली बातें करनी है और हमें जो मेन यहां पे डिस्कशन करना है कि हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो बेसिकली अगर एक सिंपल शब्दों में मैं बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट? हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। अब आप देखिए अपने पास दो लिक्विड है और एक लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का स्ट्रांग होने का मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हैं एक दूसरे की तरफ। तो अगर आपको उस लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब वहां पे आपको ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, और अगर ज्यादा टेम्परेचर लगेगा इसका मतलब उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। राइट? तो सिंपल कॉन्सेप्ट और सिंपल शब्दों में अपन ये बात बोल सकते हैं कि दैट बॉइलिंग पॉइंट, so this boiling point is directly proportional to intermolecular forces. Boiling point directly proportional to intermolecular forces. As these forces increases, boiling point increases. जैसे जैसे हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरैक्शन बढ़ता है, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? इंक्रीज करता है। राइट? ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं यहां पे हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स की, और मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। राइट? तो सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा जो कि बहुत ही जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, और हम इस स्टेटमेंट को थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज करेंगे। राइट? तो वो क्या स्टेटमेंट है हमारे पास? इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स mainly van der Waals forces are present as intermolecular forces, right? So this is very very important statement. ठीक है?
कौन सी फोर्सेस हमारे पास मेनली, जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हमारे पास कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, मेनली बोल सकते हैं कौन सी, वंडर वॉल फोर्सेस। तो वंडर वॉल फोर्सेस में अगर आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग और एनसीईआरटी में क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में ये टॉपिक दे रखा है, तो इनको बोलते हैं अपन वंडर वॉल फोर्सेस। तो वंडर वॉल फोर्सेस में डिफरेंट तरह की फोर्सेस आ जाती हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरैक्शन, जिसको अपन लंडन फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बेसिकली डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन का एक स्पेशल केस है। तो उसके बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे। अभी जो हमारे पास मेन मुद्दे की बात है कि जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉट ओनली ऑर्गेनिक, और भी हमारे पास कई अदर मॉलिक्यूल्स भी हैं, उनमें जो मेनली अभी अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो तभी मैंने ये स्टेटमेंट लिखी। तो मेनली जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारे पास एग्जिस्ट करती है, वो कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करती है दोस्तों, वंडर वॉल फोर्स। तो आपको ये हमेशा दिमाग में लेके चलना है, कौन सी फोर्स, वंडर वॉल फोर्स, ठीक है। अब वंडर वॉल फोर्सेस के कई टाइप्स हैं, तो अभी अपन उनके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि जो यहां पे वंडर वॉल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करती है। तो ये है मेरे पास मेरा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस, VF, डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस डिपेंड्स ऑन। तो बेसिकली ऐसे तो कई फैक्टर्स हैं, बट जिससे हमारा काम चल जाएगा यहाँ पे CBSE क्लास 12th में मैं वो 2 फैक्टर लिख रहा हूँ यहाँ पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वॉल फोर्स मेनली डिपेंड्स ऑन, नंबर 1 फैक्टर इज गाइज मोलर मास, नंबर 1 फैक्टर इज मोलर मास, राइट। एंड सेकेंड फैक्टर इज गाइज सरफेस एरिया। नंबर 1 इज मोलर मास एंड सेकेंड फैक्टर इज सरफेस एरिया। कौन से 2 फैक्टर्स हैं जिन पे अपन हमारे पास वंडर वॉल फोर्स डिपेंड करती है, एक है मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, और दूसरा है हमारे पास सरफेस एरिया। तो जैसे जैसे एज मोलर मास, एज मास इंक्रीजेस, जैसे जैसे हमारे पास कंपाउंड का मास इंक्रीज करेगा, वंडर वॉल फोर्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा मेरे पास वंडर वॉल फोर्स होगा और उतना ही ज्यादा मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन बेस्ड का कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो सबसे पहले जो जहां पे अपन हिट करेंगे मास पे, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछ लूं मेरे पास मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लूं कि आप उनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करिए, तो आपने देखा कि अच्छा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो वंडर वॉल फोर्सेज इन्वॉल्व होंगी। तो वंडर वॉल फोर्स मेनली डिपेंड करती हैं 2 फैक्टर्स पे। फर्स्ट फैक्टर जो हम पहले चेक करेंगे वो चेक करेंगे मास। तो आपने बोला कि सर ब्यूटेन का मास ज्यादा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो यस यू आर राइट, ब्यूटेन का मास ज्यादा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, राइट। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्यों जैसे जैसे मास बढ़ता है तो क्यों हमारे पास वंडर वॉल फोर्सेस बढ़ती हैं। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा ना इसको रिलेट कराने में मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता हूं। जैसे हमारे पास ग्रुप 17 आपने पढ़ा होगा पी ब्लॉक में, तो हमारे पास हैलोजन्स होते हैं F2, Cl2, Br2, I2, ठीक है। अब हमारे पास किसका मोलर मास सबसे ज्यादा है, I2 का। तो इसका मतलब I2 में द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस विल बी मैक्सिमम, है ना, ऑल आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो I2 में जो मैग्नीट्यूड होगा वंडर वॉल फोर्स का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसका मास सबसे ज्यादा है। तो इसी वजह से हमारे पास जो फ्लोरीन है और जो क्लोरीन है वो गैसेज हैं, वो गैस है। क्यों, उनका मास कम है तो वंडर वॉल फोर्सेस कम होंगी, तो वो फिर क्या बन जाएंगी, वो गैसेस। बट गाइस अगर आप Br2 की बात करोगे, ब्रोमीन की बात करोगे, तो वो लिक्विड है क्योंकि नीचे जाने पे हमारे पास वंडर वॉल फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर रहा है। और I2 तो गाइस सॉलिड है, क्यों, क्योंकि उसमें जो मैग्नीट्यूड है वंडर वॉल फोर्सेस का वो मैक्सिमम है, राइट। तो तभी अपन बोलते हैं कि जैसे जैसे मास इंक्रीज करता है वंडर वॉल फोर्सेस इंक्रीज करती हैं और हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। बात समझ आ गई सबको, ठीक है। तो यहां पे जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करना है तो मैं एज अ नोट लिख देता हूं कि जब भी अपने को बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करना है तो फर्स्ट पॉइंट हम हमेशा देखेंगे इफ मास इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, और डायरेक्टली लिख रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जितना ज्यादा हमारे पास मास होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास
बॉइलिंग पॉइंट होगा, राइट। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं तो हमारे पास है RF अल्काइल फ्लोराइड, हमारे पास है अल्काइल क्लोराइड, हमारे पास है अल्काइल ब्रोमाइड और हमारे पास है अल्काइल आयोडाइड। तो मेरे को कंपैरिजन करना है बॉइलिंग पॉइंट का RF, RCl, RBr, RI। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि सर इसमें हमारे पास RI का मास सबसे ज्यादा है, तो अगर इसका मास सबसे ज्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। बात समझ आ गई सबको, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करोगे आप हमेशा किसको देखोगे दोस्तों, मास को। अगर मास इंक्रीज करेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब आते हैं अपन दूसरे फैक्टर पे। अब देखिए हमारे पास इफ मास इज सेम, इफ मास इज सेम, ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास जो मास है वो सेम आ गया, मेरे पास मास जो क्या आ गया, सेम आ गया। तो सेम मास का मतलब मेरे पास आ गया आइसोमर्स, ठीक है। मेरे पास आगे मान लो आइसोमर्स, ठीक है। मतलब जैसे एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मेरे पास आ गया दोस्तों CH3 CH2 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 Cl, मेरे पास आ गया ब्यूटेन 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। दूसरा आ गया मेरे पास 2 मिथाइल सॉरी 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट। और तीसरा आ गया मेरे पास दोस्तों, तीसरा यहां पे लिखता हूं CH3 CCH3 CH3Cl। तो ये आ गया मेरे पास 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। ये मेरे पास A कंपाउंड है, ये मेरे पास B कंपाउंड है, ये मेरे पास C कंपाउंड है, ठीक है। अब अपने को इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट के लिए कौन सा फैक्टर चेक करेंगे, सबसे पहले अपन बॉइलिंग पॉइंट के लिए चेक करेंगे मास। क्या करेंगे, चेक मास। तो आपने देखा कि सर यहाँ पे 4 कार्बन है, हाइड्रोजन सेम है, आप चेक कर सकते हो 4 कार्बन, हाइड्रोजन सेम, क्लोरीन सेम, तो मास तो सेम है। तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर होगा वो होगा हमारे पास क्या गाइस, सरफेस एरिया। कौन सा फैक्टर होगा, सरफेस एरिया, ठीक है। तो उसके पहले मैं इसको डिसाइड करना सिखाता हूं आप लोगों को, फिर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइस देखिए, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, जैसे जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स में ब्रांचिंग बढ़ती है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास A कंपाउंड है, B कंपाउंड है और C कंपाउंड है, अगर मैं आपसे पूछूं किसका सरफेस एरिया आपको ज्यादा लग रहा है, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे A का, फिर आप बोलोगे B का, फिर आप बोलोगे C का, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ब्रांचिंग कहां पे ज्यादा है हमारे पास, ब्रांचिंग कहां पे ज्यादा है हमारे पास, तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग आपको C में दिखेगी। दिख रही है कि नहीं दिख रही है, सबसे ज्यादा ब्रांचेस हमारे पास C में है, और लीस्ट ब्रांच्ड स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो है A। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है तो सरफेस एरिया क्या करता है, मॉलिक्यूल का डिक्रीज करता है। क्या करता है गाइस, डिक्रीज करता है। तो एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस। क्या करता है हमारे पास, सरफेस एरिया डिक्रीज करता है। अब हमारे पास जो ये फोर्सेस है, जो ये हमारे पास फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो वो डिपेंड करती है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्शन कितना अच्छा हो, कितने अच्छे से इंटरैक्शन हो रहा है। तो अब एक बात आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर आप एरिया कम कर दोगे तो जो इंटरैक्शन है दो मॉलिक्यूल्स के बीच का वो कम होगा कि ज्यादा, तो आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा कम। अगर इंटरैक्शन कम हो गया तो फिर जो मैग्नीट्यूड होगा वंडरवॉल फोर्स का वो हो जाएगा कम, और अगर मैग्नीट्यूड कम हो गया तो हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कम। क्लियर हो गया सबको। तो जब भी हमारे पास ब्रांचिंग बढ़ती है, सरफेस एरिया कम होता है, तो इससे हमारे पास क्या होता है, इंटरैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स decreases. This implies boiling point decreases. राइट। और आपको बताते हुए मेरे को खुशी होगी कि ये क्वेश्चन हमसे CBSE में एज अ रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि वाई बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो जो फर्स्ट फैक्टर हम हमेशा बॉइलिंग पॉइंट में देखेंगे वो देखेंगे मास। अगर मास डिफरेंट है तो वेल एंड गुड, इफ मास इज सेम तो यहां पे मैं लिख देता हूं हमारे पास सेकेंड, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग
बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग इफ मास इज सेम। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग इफ मास इज सेम। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि क्यों बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग है। ये रीजन मैंने यहां पे आप लोगों को दे दिया। तो अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ मेरे को कि क्या कंपैरिजन होगा, ए है, बी है, सी है, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि सर ए इज लीस्ट ब्रांच्ड सो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम, एंड देन बी सिंस सी इज हेविली ब्रांच्ड, since C is heavily branched, its boiling point is least। तो ये आ गया मेरे पास A, B और C का कंपैरिजन, राइट। तो आपको समझ आया किस तरह से अपन बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हमें दिमाग में लेके चलना है कि हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मेनली डिपेंड करेगा वन डर वाल फोर्सेस के मैग्नीट्यूड पे, और वन डर वाल फोर्सेस हमारे पास डिपेंड करती हैं टू फैक्टर्स पे। हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है मास और सेकंड फैक्टर है सरफेस एरिया। ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यही कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, बट एज फार एज योर दिस चैप्टर इज कंसर्न, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, तो हमारे पास यही कॉन्सेप्ट हमारे पास मेनली चलेगा गाइस। ठीक है, बट बाद में थोड़ी सी बात आएगी, जैसे अल्कोहल, हमारे पास अल्कोहल है, फिर एसिड है। ठीक है, तो अल्कोहल और एसिड में हमारे पास अल्कोहल और एसिड है, अमीन्स है, उनमें हमारे पास एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर वो कॉन्सेप्ट आ जाता है तो अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट मेनली इनसे हमारे पास जो हेलो एल्केन्स है कंपेरेबल मास के उनसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। तो वो सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, उसके लिए कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है, राइट। ओके, पॉइंट सबको समझ आ गया। एक लास्ट पॉइंट आप लोगों के साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा, तो वो है हमारे पास ओके तो वो है हमारे पास एक थर्ड पॉइंट, एज अ नोट में लिख रहा हूं। थर्ड पॉइंट, मान लो कि हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, और एक है हैलोजन डेरिवेटिव। ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो मैं आपको यहां पे सिखा देता हूं इसको ना। एक है मेरे पास हैलोजन डेरिवेटिव, मान लो कि इनका मास है कंपेरेबल, एक है मेरे पास हाइड्रोकार्बन और एक है मेरे पास हैलोजन डेरिवेटिव, है ना। हाइड्रोकार्बन समझ रहे हो ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और हैलोजन डेरिवेटिव अल्काइल हलाइड और अराइल हलाइड। ओके, मान लो कि इनका मेरे पास है कंपेरेबल मास। कौन सा मास है? कंपेरेबल मास मेरे पास है दोस्तों, कंपेरेबल मास। तो अब मैंने इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। ठीक है, तो देखो ये जो मैंने आपको फंडा बताए दो, कि कैसे मास और सरफेस एरिया वो लगते हैं हमारे पास मेनली जब मॉलिक्यूल्स का नेचर सेम होता है। आज जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारे अल्काइल हलाइड ही डिस्कस किए, बट अगर मॉलिक्यूल का नेचर ही डिफरेंट हो गया, एक आ गया हाइड्रोकार्बन, एक आ गया हैलोजन डेरिवेटिव, एक आ गया अल्कोहल, एक आ गया एसिड, तो वो डिफरेंट तरह के नेचर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें कुछ और भी फंडामेंटल्स हमारे पास पिक्चर में आते हैं, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हाइड्रोकार्बन हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मेनली नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, बिकॉज जो कार्बन हाइड्रोजन का जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, दैट इज नॉट अप्रिशिएबल एट ऑल। तो जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे पास? नॉन पोलर। बट हमारे पास जो हैलोजन डेरिवेटिव है, इसमें ये वाला बॉन्ड है RX। ठीक है, तो यहां पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, हैलोजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन हैज लेस। तो यहां पे जो ये मेरे पास मेनली होते हैं वो होते हैं मेरे पास पोलर मॉलिक्यूल, ये होते हैं मेरे पास पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो केमिस्ट्री में अगर एक नॉन पोलर है और एक पोलर है, ठीक है, एक नॉन पोलर है और एक पोलर है, तो पोलर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा किससे? नॉन पोलर से। अगर मास कैसा है? कंपेरेबल। तो हैलोजन डेरिवेटिव का मास हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा, बिकॉज दे आर पोलर वेयर एज हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर। ठीक है, अगर मेरे को अल्काइल हैलोजन डेरिवेटिव और अल्कोहल की बात करूंगा, तो फिर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि अल्कोहल में एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है हमारे पास, जिसको अपन बोलते हैं, कौन सा फैक्टर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसकी वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हैलोजन डेरिवेटिव से भी ज्यादा हो जाता है। वो अपन देखेंगे बाद में, अभी कुछ उसको देखने की जरूरत नहीं है, बट सिर्फ एक थॉट आपके दिमाग में प्लांट कर रहा हूं कि अच्छा ऐसा भी हो जाता है। Right guys? Okay, so this is all about our boiling point discussion. Now I will write some questions
not questions first. We will discuss all the physical properties, and then whatever the question that are given in NCERT, I will discuss those questions with you, right? So ये होगी हमारे पास किसकी कहानी खत्म guys? Boiling point की. Okay guys, so now I'm discussing the next topic. So the next topic is guys melting point. किसके बारे में डिस्कशन करेंगे अब अपन करेंगे डिस्कशन melting point के बारे में. तो जो है हमारे पास है सेकंड पॉइंट, वो है गाइस मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट. ओके, सो नाउ गाइस बेसिकली theoretically it is very difficult for us to decide melting point, right? Because good amount of exceptions are there, right? फिर भी अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेल्टिंग पॉइंट अपन आयनिक कंपाउंड का डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैटिस एनर्जी. ओके, करते हैं अपन. लेकिन ऑर्गेनिक में मेल्टिंग पॉइंट को डिसाइड करने का कोई अपने पास एक एक्यूरेट मेथड, कुछ मतलब एक्यूरेट कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है, काफी अनप्रेडिक्टेबल चीज है डिसाइड करने के लिए. तो फिर भी हमारे पास एक क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चैप्टर से मेल्टिंग पॉइंट का, जो कि काफी बार हमसे पूछा जाता है सीबीएसई केमिस्ट्री में. तो वो क्या क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा. ठीक है, तो हमारे पास जो हम मेल्टिंग पॉइंट में डिस्कशन करेंगे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड. ठीक है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, मेटा सब्स्टिट्यूटेड और पैरा सब्स्टिट्यूटेड. इन कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट को अपन थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास ये है, मेरे पास पैरा ऑर्थो आइसोमर, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा. तो वी विल डिस्कस अबाउट देयर मेल्टिंग पॉइंट, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा. सो लेट मी टेल यू कि व्हाट क्वेश्चन दे आस्क मेनली. कौन सा क्वेश्चन हमारे पास चलता है सीबीएसई में? तो सीबीएसई में ये क्वेश्चन चलता है कि पैरा आइसोमर हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. पैरा आइसोमर हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, है ना. पैरा आइसोमर हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. व्हाई? Very important question. Para isomers has highest melting point. Why? So basically, okay, this is the fact that para isomer has highest melting point. अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है वो मेनली डिपेंड करता है पैकिंग एफिशिएंसी पे. किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? पैकिंग एफिशिएंसी पे. अब पैकिंग एफिशिएंसी का क्या मतलब है? तो जैसे कि अगर आपको सॉलिड स्टेट का कुछ पता है, तो जैसे अपन बोलते हैं सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4%, एफसीसी की 74%, बीसीसी की 68%. तो उसको बोलते हैं अपन पैकिंग एफिशिएंसी. तो ऐसा मॉलिक्यूल जो अपने क्रिस्टल में बहुत ही अच्छे तरह से फिट हो जाए, जिसकी फिटिंग काफ़ी अच्छे से हो जाए क्रिस्टल में, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है हमारे पास? ज़्यादा. ठीक है, जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास एक सिस आइसोमर होता है और एक ट्रांस. तो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस से ज़्यादा है, क्योंकि ट्रांस का जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो पैकिंग एफिशिएंसी ट्रांस का ज़्यादा होता है. ठीक है, तो अब देखिए, सपोज करिए आप अपना सूटकेस पैक कर रहे हो, तो कब आप अच्छे से पैक करोगे? तब जब आप कपड़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से फोल्ड करके अच्छे तरीके से आप सूटकेस में डाल रहे हो. तो सिमिलरली जो पैकिंग एफिशिएंसी मेनली डिपेंड करता है सिमेट्री पे. किस पे डिपेंड करता है? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पे. तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे इन सब में हमारे पास जो पैरा आइसोमर है, पैरा आइसोमर कैसा है हमारे पास? एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है पैरा आइसोमर, है ना. पैरा आइसोमर कैसा है? पैरा आइसोमर हैज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, ऐसा लिखा होता है कई बुक्स में कि पैरा आइसोमर हैज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. सो ड्यू टू its symmetrical structure, para isomer has more packing efficiency as compared to ortho and meta. So that is why para isomer has highest melting point. Very important question. So here I'm writing para isomer has highest boiling point since it has symmetrical structure. Since it has symmetrical structure and it fits since it has symmetrical structure and it fits properly in its crystal lattice.
Okay, since it has symmetrical structure and it fits properly in its crystal lattice, that result into higher packing efficiency. That result into higher packing efficiency. That result into higher packing efficiency. Okay, therefore more is the packing efficiency. Therefore more is the packing efficiency. Therefore more is the packing efficiency. More is the packing efficiency. More is the melting point. More is the melting point. Therefore more is the packing efficiency. More is the melting point. बात समझ आ गई सब लोगों को? ठीक है, तो इस तरह से अपन बोल सकते हैं कि जो हमारे पास पैरा आइसोमर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उसका पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, राइट? ओके, और एनसीईआरटी में तो इनका ऑर्डर भी दे रखा है, तो अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो पॉम, पैरा, देन हमारे पास है ऑर्थो, और देन है हमारे पास मेटा। ठीक है, तो अगर मेल्टिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, मेल्टिंग पॉइंट पे फिक्स्ड है, और वो कुछ लोग और वो क्वेश्चन आपसे पूछ नहीं सकते क्योंकि और चीज़ों को आप आसानी से डिसाइड नहीं कर सकते। तो यही क्वेश्चन है, इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी अपने को यही क्वेश्चन मिलेगा, राइट? ओके, एक और बात आप लोगों से डिस्कशन करता हूँ, वो है हमारे पास, ठीक है, ये है अगेन का ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी बता देता हूं, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मेरे से ऑर्थो, मेटा, पैरा का बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो कैसे अपन डिस्कस करेंगे? ठीक है, तो आपको मैं बताता हूं कि यहां पे अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो आप लोग इसको याद रख लो, इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है ओपीएम, ऑर्थो, पैरा, मेटा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट तो अपने को समझ आता है कि पैरा का क्यों ज्यादा है, यही क्वेश्चन आएगा ना। काफी रेयर है कि आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछेंगे क्योंकि यहाँ पे फिर ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होगा, अगर आपको पता है तो आप बता दोगे, ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो नहीं बताएंगे आप लोग। ऑर्थो का सबसे ज्यादा होगा, फिर पैरा का, फिर मेटा का। ठीक है, तो ये हमने डिस्कशन कर लिया किसका, मेल्टिंग पॉइंट का और बॉइलिंग पॉइंट का, राइट? अब आते हैं अपन थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी पे, जो है मेरे पास डाइपोल मोमेंट। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है मेरे पास डाइपोल मोमेंट, राइट? सो गाइज, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? सो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, म्यू, इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज सेपरेशन इनटू डिस्टेंस, चार्ज सेपरेशन इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, राइट? सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, हम लोगों को पता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? And its direction is from less electronegative atom, from less electronegative to more electronegative atom. This is its direction, from less electronegative to more electronegative, right guys? और अगर किसी मॉलिक्यूल का म्यू 0 आ जाए तो उसको अपन बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। और अगर म्यू नॉट इक्वल टू 0 आए तो उसको क्या बोलते हैं अपन? पोलर। तो ये बातें अपने को पता है रिगार्डिंग डाइपोल मोमेंट, पता है अपने को? यस, हमें पता है। ठीक है, अब देखिए आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूं यहां पे मैं, कि हमारे पास डाइपोल मोमेंट पे क्या पूछा जाता है मेनली। तो बेसिकली हमारे पास ये आइसोमर, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा आइसोमर एंड दिस इज पैरा आइसोमर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास डाइपोल मोमेंट का। एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, तो ये है ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, मेटा और पैरा, इसका डाइपोल मोमेंट डिस्कस करना है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आप लोगों को कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सपोज करिए हमारे पास ये बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन है और ये हैलोजन है। कार्बन और हैलोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? हैलोजन। तो इसमें डाइपोल की डायरेक्शन इस तरफ। सिमिलरली यहां पे भी डाइपोल की डायरेक्शन इस तरफ। आप बोलोगे कि और भी हमारे पास बॉन्ड है, देखो कार्बन कार्बन में नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो कोई डाइपोल नहीं होगा। कार्बन हाइड्रोजन में भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो इतना ज्यादा नहीं होता है कि उसको अपन डाइपोल से उसको शो करें, नहीं करते हैं अपन। तो हमारे पास दो डाइपोल हैं, तो अगर मैं इनको मिला दूं तो इस तरह का डाइपोल, ठीक है, ये ऑर्थो आइसोमर, और मेटा आइसोमर में हमारे पास इस तरह का सिचुएशन आएगा।
पैरा आइसोमर में क्या आएगा दोस्तों, एक डाइपोल ऊपर एक डाइपोल नीचे, तो दो वेक्टर एंटी पैरेलल है ना, दो वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो देयर रिजल्टेंट विल कैंसल आउट ईच अदर। सो व्हाट इज म्यू हियर, म्यू इज जीरो। सो पैरा आइसोमर के लिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो, और हम इसको नॉन पोलर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन इसको, नॉन पोलर। म्यू इज जीरो, सो इट हैज लीस्ट डाइपोल मोमेंट, लीस्ट डाइपोल मोमेंट है ना, लीस्ट डाइपोल मोमेंट। तो कैसे बता सकते हैं आप लोग क्या, यस हम कर सकते हैं इजीली। अब देखो अगर मेरे को इन दोनों में कंपेयर करना है तो इसका रिजल्टेंट ये होगा, दिस इज योर आर रिजल्टेंट, इस वेक्टर का रिजल्टेंट किसी एंगल पे होगा, दिस इज आर रिजल्टेंट। तो अपन कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट वेक्टर्स का, अगर आपको पता है तो आप ऐसे निकालते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इस तरह से निकालते हैं अपन रिजल्टेंट, यस और नो, राइट। अब देखो यहाँ पे जो थीटा, यहाँ पे जो हमारे पास एंगल होगा इन दो वेक्टर्स के बीच में, वो होगा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब लेस देन 90। तो यहाँ पे जो थीटा आएगा वो आएगा पॉजिटिव। बट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे जो मेरे पास एंगल है, दिस इज बिटवीन हेयर थीटा इज इन बिटवीन 90 एंड 120, यस और नो। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर मैं पूछूं कहाँ पे रिजल्टेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी, यहाँ पे कि यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्थो का सबसे ज्यादा होगा, फिर आएगा मेटा का, और फिर आएगा पैरा का। तो ये था हमारे पास किसका कंपैरिजन गाइस, किसका कंपैरिजन, डाइपोल मोमेंट का। बात समझ आ गई तो कर सकते हैं क्या आप लोग, यस आप लोग बहुत आसानी से हमारे पास डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन कर सकते हैं बिटवीन ऑर्थो आइसोमर, पैरा आइसोमर एंड मेटा आइसोमर, राइट। ओके गुड। नाउ आफ्टर दिस हमारे पास एक और पॉइंट है that I want to discuss with you, okay, and this question is given in NCERT, very important question, okay, इतना important ये भी नहीं है, but ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो आइए उसके पहले अपन डिस्कस करते हैं, चलो डायरेक्ट इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये मेरे पास दे रखा है एक साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, और ये दे रखा है मेरे पास क्लोरोबेंजीन, ठीक है। एक है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड और एक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। एंड व्हाट इज दिस गाइस, दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन। सो आई वांट टू कंपेयर देयर डाइपोल मोमेंट, आई वांट टू कंपेयर देयर डाइपोल मोमेंट, दैट हु हैज मोर डाइपोल मोमेंट एंड व्हाई, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और क्यों होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे पास म्यू इज चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है, ये होता है हमारे पास म्यू का फॉर्मूला। तो इसी के बेसिस पे अपन अब डाइपोल मोमेंट को डिसाइड करेंगे, तो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग, मैं सबसे पहले आपको बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट, यहाँ पे क्लोरीन पे लोन पेयर होगा, क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे भी क्लोरीन पे लोन पेयर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नो रेजोनेंस, यहाँ पे हमारे पास नो रेजोनेंस, यहाँ पे हमारे पास कोई रेजोनेंस नहीं है। क्या इस क्लोरीन का लोन पेयर किसी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, नहीं। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिंगल, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिंगल। तो ये जो हमारे पास कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होगा ये हमेशा सिंगल रहेगा। बट अगर मैं बात करूं क्लोरोबेंजीन की, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये लोन पेयर है, ये सिंगल बॉन्ड है और फिर पाई बॉन्ड है, तो ये तो रेजोनेंस का कंडीशन है। आई होप आप लोग समझते हो, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कंडीशन किसका है, रेजोनेंस का। तो रेजोनेंस, अभी तो आपको ये बॉन्ड दिख रहा है कि ये बॉन्ड तो सर मेरे को सिंगल दिख रहा है, कार्बन क्लोरीन, तो क्या है ये, एक धोखा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, ठीक है। और मतलब कंप्लीटली डबल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होगा, कौन से कैरेक्टर आएंगे इसमें, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो यहां पे क्लोरोबेंजीन में CCl bond is having partial double bond character, CCl bond is having partial double bond character, CCl bond is having partial double bond character, right, yes or no, partial double bond character, CCl bond is having partial double bond character. Due to this bond length of CCl in chlorobenzene, due to this bond length of CCl in chlorobenzene decreases, yes or no,
डिक्रीज करती है ना यार। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऑर्डर होता है हमारे पास बॉन्ड लेंथ का, तो सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा, फिर पीडीसी पार्शियल डबल बॉन्ड, पीडीबी पार्शियल डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और लीस्ट आती है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। यही आता है ना अपने पास ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो यहां पे कौन जीत गया, यहां पे रेस कौन जीत गया, क्लोरोबेंजीन या बेंजाइल क्लोराइड। तो CCl बॉन्ड इज ऑलवेज सिंगल, देयरफॉर दिस इंप्लाइज मोर बॉन्ड लेंथ, मोर CCl बॉन्ड लेंथ। तो यहां पे क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में जो बॉन्ड लेंथ आया वो किस में ज्यादा आया हमारे पास, वो ज्यादा आया हमारे पास किस में गाइस, वो ज्यादा आया हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड में हमारे पास ज्यादा आया। ठीक है, तो अब ये बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ का मतलब है डी का वैल्यू। तो यहां पे डी का वैल्यू ज्यादा आया, राइट। तो यहां पे मैं क्या फर्स्ट पॉइंट लिख सकता हूं, सिंस bond length is more, since bond length is more in cyclohexyl chloride than benzene chlorobenzene, therefore more dipole moment, therefore more dipole moment, therefore more dipole moment बोल सकता हूं ना मैं, therefore more dipole moment, क्योंकि डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। अभी एक फैक्टर से बात कर रहा हूं डी से, तो डी किस में ज्यादा है, डी है हमारे पास साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में ज्यादा है। तो अगर साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में हमारे पास डी, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में 1 मिनट, ओके इट्स देयर इन द फ्रेम, राइट, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में डी ज्यादा होगा तो फिर हमारे पास उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अभी हमारे पास दूसरा फैक्टर भी है। ठीक है, बात समझना कैसे इसको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्यों ज्यादा है, तो आपको फर्स्ट लिखना है कि सिंस डाइपोल मोमेंट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस, राइट। सो एज फार एज बॉन्ड लेंथ इज कंसर्न, सो CCl बॉन्ड, ठीक है, CCl बॉन्ड में हमारे पास बॉन्ड लेंथ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में ज्यादा है, तो वहां पे वो जीत रहा है, तो हमारे पास साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट। अब देखो सेकंड फैक्टर, ये आ गया फर्स्ट फैक्टर का डिस्कशन। ठीक है, अब मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं सेकंड फैक्टर। अब देखना, ये है मेरे पास साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड और ये है मेरे पास क्लोरोबेंजीन। ठीक है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड और ये है मेरे पास क्लोरोबेंजीन। अब बात सुनना मेरी ढंग से कि हमारे पास अब एक तो डी किसमें ज्यादा है, डी इसमें ज्यादा है। अब हम बात करेंगे क्यू की। तो क्यू का मतलब होता है हमारे पास चार्जेस, है ना, चार्जेस। तो यहां पे चार्ज आएगा डेल्टा माइनस, यहां पे चार्ज आएगा डेल्टा प्लस, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के, यहां पे आएगा डेल्टा माइनस और यहां पे आएगा डेल्टा प्लस। ठीक है, अब मेरे को ये देखना है कि कहां पे जो मैग्नीट्यूड है, डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस ले लो या डेल्टा माइनस ले लो, कहां पे ये जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, इधर ज्यादा आएगा या इधर ज्यादा आएगा, वो मेरे को देखना है। ठीक है, तो अब सुनना, मैं वो कैसे देखूंगा। यहां पे जो कार्बन है, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूं कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, फिर भी बता देता हूं। 3 बॉन्ड बना रही है, एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं अपन, 2 3, है ना, कोई लोन पेयर नहीं है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, बट यहां पे जो कार्बन है, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो प्लीज ऐसा मत बोलना कि सर यहां भी 3 ही बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन है, वो मैं दिखा नहीं रहा हूं, राइट। सो 3, तो यहां पे sp3 है और यहां पे sp2 है। ठीक है, अब अगर आपको मैं एक बात बता दूं कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन का सबसे ज्यादा होता है, फिर हमारे पास sp2 कार्बन का ज्यादा होगा और फिर होगा sp3 कार्बन का। ये आपको पता होना चाहिए एज फार एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसर्न, राइट। ओके, तो यहां पे जो हमारे पास कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहां पे कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, यहां पे कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर यहां पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे डेवलप होगा, बिकॉज अब क्लोरीन, देखो ऑब्वियसली क्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ और ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचेगा, तो क्लोरीन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, बट यहां पे क्लोरीन पे कम नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा।
अब समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? बिकॉज यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो यहाँ पे क्लोरीन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो यहाँ पे फिर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। समझ रहे हो? ठीक है। अब यहाँ पे ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे कम नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो फिर यहाँ पे भी कम पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि जितना यहाँ पे नेगेटिव डेवलप होगा उसका यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप होगा। तो सिंस यहाँ पे नेगेटिव कम डेवलप होगा तो फिर पॉजिटिव कम डेवलप होगा, यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा डेवलप होगा तो फिर पॉजिटिव ज्यादा डेवलप होगा। तो कोई भी जो भी यहाँ पे चार्जेस हैं उसको दूसरी को अपन क्या बोलते हैं, क्यू। तो यहाँ पे क्यू किस में ज्यादा होगा, तो क्यू ऑब्वियसली हमारे पास फिर भी अगेन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में क्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, राइट। सो सी इज कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज and it is less electronegative and it is less electronegative and it is less electronegative. So this implies कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, ऐसे लिखते हैं अपन, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड is more polar in कार्बन क्लोरीन बॉन्ड is more polar in cyclohexyl chloride, मोर पोलर इन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। क्यों मैं क्यों बोल रहा हूं कि मोर पोलर, क्योंकि यार डिफरेंस ऑफ चार्जेस ज्यादा होगा, यहां पे डेल्टा प्लस ज्यादा होगा, डेल्टा माइनस ज्यादा होगा, तो मोर पोलर। ओके, बट हियर इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन एंड इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन, देयरफॉर CCl बॉन्ड, CCl इज लेस पोलर in chlorobenzene. So therefore CCl is less polar in chlorobenzene, right? So therefore mu is greater, आप समझ रहे हो? क्योंकि यार अगर बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा तो यहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन होगा वो ज्यादा होगा, और यहाँ पे जो Q रिप्रेजेंट करता है वो चार्ज सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और D रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज सेपरेशन। तो डिस्टेंस में भी हमारे पास साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड जीत रहा है, और हमारे पास चार्ज सेपरेशन में भी साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड जीत रहा है। तो हमारे पास आप बताइए किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट, साइक्लोहेक्साइल। किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, हमारे पास डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा गाइस साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का। समझ आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, तो हमेशा याद रखना कि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का ज्यादा होगा। दो फैक्टर, क्योंकि म्यू हमारे पास डिपेंड करता है क्यू इंटू डी पे, तो जो डी का वैल्यू है, जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन क्लोरीन का, वो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में ज्यादा है, क्योंकि वहां पे कोई रेजोनेंस नहीं है, तो वो बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड है। वेयर एज क्लोरोबेंजीन में कम है, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। दूसरा फैक्टर जो कि काफी बच्चे समझ नहीं पाते हैं, वो है हमारे पास चार्ज सेपरेशन। कहां पे चार्ज सेपरेशन ज्यादा है, कहां पे क्यू का वैल्यू ज्यादा है, तो क्यू का वैल्यू हमारे पास साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में कार्बन sp3 है और क्लोरोबेंजीन में कार्बन sp2 है। तो sp3 कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमारे पास ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास खींचेगा, तो उससे इसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव डेवलप होगा। तो इसकी वजह से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन की वजह से ये बॉन्ड हमारे पास ज्यादा पोलर होगा, और ज्यादा पोलर होने का मतलब यहाँ पे ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन, और ज्यादा चार्ज सेपरेशन ज्यादा डाइपोल मोमेंट। गुड, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बातें बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई। ओके, तो ये बात आपको समझ आ गई। एक और मैं पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, बट ओके, दिमाग में आया तो कर लेते हैं डिस्कशन, ठीक है। तो जैसे अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं, CH3F CH3Cl, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा है ना, CH3Br और CH3I, ठीक है। इसमें डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो डाइपोल मोमेंट मैंने बताया आपको डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, म्यू इंटू डी, क्यू इंटू डी पे, चार्ज इंटू डिस्टेंस पे, राइट। किस पे चार्ज इंटू डिस्टेंस पे। तो अब देखिए बेसिकली मेरी बात यहां पे सुनना, मेरी बात बहुत ही ढंग से, ठीक है। अब हमें क्या लग रहा है बेसिकली, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इन मॉलिक्यूल्स में जब अपन डाइपोल मोमेंट कंपेयर करते हैं तो यहां पे हमेशा अपन डाइपोल मोमेंट मेनली कंपेयर करते हैं विद पोलर नेचर, कि कहां पे पोलैरिटी ज्यादा है, मेनली ये चीज यहां पे जीत जाती है। अब डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, किस पे, क्यू और डी पे, बट यहां पे मेनली अपन डिसाइड करते हैं क्यू से, क्योंकि क्यू यहां पे डोमिनेट करता है। अब ये फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए।
तो अब आप देखोगे कहां पे पोलर नेचर ज्यादा होगा, कार्बन फ्लोरीन के बॉन्ड में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर होगा और कार्बन आयोडीन का लीस्ट होगा। तो हम सोचते हैं कि ये होता है हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑर्डर इसका डाइपोल मोमेंट का। बट यहां पे भी एक एक्सेप्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास यहाँ पे CH3Cl जीत जाता है CH3F से, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। तो अगर आपको पता है तभी आप लोग कर सकते हो, और CH3Br और फिर आता है CH3I। तो एक ये ऑर्डर है हमारे पास डाइपोल मोमेंट का, ठीक है, तो जिसको आपको पता होना चाहिए, अगर पूछ ले तो बहुत रेयर चांस है, फिर भी आपको बता रहा हूँ। एक और है हमारे पास, जैसे बात कर लूँ CH3Cl की, फिर बात कर लूँ CH2Cl2 की, और फिर बात कर लूँ गाइस CHCl3 की, और फिर बात कर लूँ CCl4 की, ठीक है। CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, इसका डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि इन केसेस में अपन डाइपोल मोमेंट कंपेयर करते हैं, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हैलोजन एटम, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हैलोजन एटम। तो जैसे जैसे अपने पास हैलोजन एटम बढ़ते हैं अपना डाइपोल मोमेंट कम होता है, ठीक है। बिकॉज देखो यार, ये जो CCl4 है इसका तो डाइपोल मोमेंट 0 ही आ जाएगा अपने पास, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे डाइपोल्स कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपली जैसे जैसे हैलोजन एटम बढ़ती हैं हमारे पास डाइपोल मोमेंट कम होता है। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा है, पर CBSE में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इन डाइपोल मोमेंट के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन, जो कि हमारे पास NCERT में भी गिवन है। बाकी बातें सिंपल हैं, ठीक है। बाकी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने के लिए मैंने आपको ये बातें बता दी। तो दिस इज रिगार्डिंग डाइपोल मोमेंट, ओके। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। तो उसके साथ अपन स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लास्ट और सेकेंड लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड दैट इज सॉल्युबिलिटी, राइट। सो नेक्स्ट वन इज गाइज सॉल्युबिलिटी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सॉल्युबिलिटी, राइट। तो सबसे पहले मैं एक लाइन लिख रहा हूं सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग, क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है CBSE में, दैट अल्काइल हलाइड्स आर स्लाइटली सॉल्युबल, अल्काइल हलाइड्स आर स्लाइटली सॉल्युबल स्लैश इनसॉल्युबल स्लैश इनसॉल्युबल और स्लैश immiscible in water though they are polar. This is your next question, right? That alkyl halides are immiscible, insoluble or slightly soluble in water. Why? Very very important question. See, basically alkyl halides are polar and हमें पता है इस बात का कि polar solutes are soluble in water. Polar dissolve polar, like, right? But still अल्काइल हलाइड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर और वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर. तो इसका क्या रीज़न है, उस रीज़न के बारे में अपन लोग अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इसको समझने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए थोड़ा सा अपन कंसेप्चुअली इसको समझते हैं फर्स्ट, देन वी विल राइट आंसर. ओके, सो बेसिकली गाइस, दिस इज योर अल्काइल हलाइड. So many molecules of alkyl halide, right? So this is delta minus and this is delta plus. Okay, similarly this is delta plus, this is delta minus, this is delta plus, this is delta minus. So basically in alkyl halide there is weak interaction. This kind of interaction is present. I told you, and we call this interaction what guys? These are van der Waals forces only. इनको अपन van der Waals force बोलते हैं, बट इसका नाम क्या है? ये एक डाइपोल है क्योंकि इसका प्लस माइनस एंड है, इसका एक प्लस माइनस एंड है, तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट है. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसमें? अल्काइल हलाइड में. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, राइट. सो ये है पिक्चर अल्काइल हलाइड की, दैट इन अल्काइल हलाइड मॉलिक्यूल्स व्हिच काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज प्रेजेंट? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. ठीक है, अब मैं लेता हूं वाटर. ये है वाटर, H2O. ओके, HOH. ठीक है, ये है वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, रफली बता रहा हूं, अदरवाइज तो वन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, तो ये है मेरे पास वाटर. तो वाटर में भी सेम सिनेरियो है. वाटर में भी मेरे पास एक इंटरेक्शन प्रेजेंट है.
ठीक है। और इस इंटरेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इस इंटरेक्शन, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है बट ये स्पेशल केस है और इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर में प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वाटर के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब व्हाट वी वांट दिस अल्काइल हैलाइड टू सॉल्युबल इन वाटर। हम ये चाहते हैं कि अल्काइल हैलाइड पानी में घुल जाए। तो अगर उसको पानी में घुलना होगा अल्काइल हैलाइड को, तो अल्काइल हैलाइड को हमारे पास, मान लो ये अल्काइल हैलाइड है, तो इसको अपने को इसको वाटर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अल्काइल हैलाइड को किसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, अल्काइल हैलाइड को हमारे पास गाइस इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अल्काइल हैलाइड को हमारे पास इंटरेक्ट करना पड़ेगा किससे, अल्काइल हैलाइड को हमारे पास इंटरेक्ट करना पड़ेगा वाटर मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो ये है हमारे पास इंटरेक्शन, न्यू इंटरेक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड, न्यू इंटरेक्शन बिटवीन RX एंड वाटर, ओके। एंड क्या मैं बोल सकता हूं कि दीज आर ओल्ड इंटरेक्शंस, दीज आर ओल्ड इंटरेक्शंस। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। अब अगर आप लोग चाहते हो कि अल्काइल हैलाइड पानी में घुल जाए, पानी में सॉल्युबल हो, तो जो हमारे पास न्यू इंटरेक्शंस हैं, मतलब दीज आर न्यू इंटरेक्शन, एंड जब भी हमारे पास न्यू इंटरेक्शन सेटअप होती है तो क्या होती है हमारे पास एनर्जी रिलीज। जब भी हमारे पास न्यू इंटरेक्शन सेटअप होती है तो हमारे पास क्या होती है, एनर्जी रिलीज, है ना। जैसे कि आप लोगों ने सुन रखा होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जब भी हमारे पास इंटरेक्शन सेटअप होता है हमारे पास क्या रिलीज होती है, हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब सुनना, ये जो मेरे पास ओल्ड इंटरेक्शंस हैं, तो अगर आपको अल्काइल हैलाइड को सॉल्युबल करना है पानी में तो अपने को ओल्ड इंटरेक्शंस को ब्रेक करना पड़ेगा। ओल्ड इंटरेक्शंस को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक, ताकि नया इंटरेक्शन सेटअप हो अल्काइल हैलाइड और वाटर में, ठीक है। तो जो इंटरेक्शन, इन इंटरेक्शन को ब्रेक करना है, तो ब्रेक करना, अगर आपको बॉन्ड को तोड़ना है और इंटरेक्शन को तोड़ना है तो वो प्रोसेस होती है एंडोथर्मिक। उसके लिए अपने को एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी आती है जब अपने पास न्यू इंटरेक्शन सेटअप होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी हमारे पास यूज होती है ओल्ड इंटरेक्शन को तोड़ने में, ठीक है। अब जब तक ओल्ड इंटरेक्शन नहीं टूटेगा, तो फिर नया इंटरेक्शन नहीं जनरेट होगा, और नया इंटरेक्शन अगर नहीं जनरेट होगा तो वो चीज सॉल्युबल नहीं होगी। तो मान लो हमें पता है कि अल्काइल हैलाइड इनसॉल्युबल है पानी में, इसका मतलब हम कैसे बोल सकते हैं इसका आंसर, इसका मतलब व्हाटएवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीजिंग ऑन सेटिंग न्यू इंटरेक्शन इज नॉट इनफ। The amount of energy that release when new interaction set up between alkyl halide and water is not enough to break already present interaction between alkyl halide molecules and water molecules. तो that is why this is insoluble बोल सकते हैं अपन। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास CBSE के लिए और हमें इसका आंसर इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ गाइस प्रॉपर ढंग से, राइट। सो आंसर, ओके, आंसर इज the amount of energy release when new interaction set up between RX and water is not sufficient, okay, is not sufficient. I hope you are getting my point. Okay, so when the amount of energy released when new interaction set up between alkyl halide and water is not sufficient to break already present interaction, between alkyl halide molecules, okay, I'm talking about this interaction, already present interaction between alkyl halide molecules and water molecules तो वाटर मॉलिक्यूल्स में कौन सी इंटरेक्शन है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो भी लिख दिया मैंने ब्रैकेट में,
water molecules. Okay, and that is why it is insoluble. That is why it is insoluble. That is why it is, guys, what? That is why it is insoluble. बात समझ आ गई सब लोगों को? So that is why alkyl halides, though they are polar, but still they are immiscible or slightly soluble or insoluble in water because of this reason. Clear? Okay. अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो कि एनसीईआरटी में गिवन है रिगार्डिंग सॉल्युबिलिटी, तो आई एम राइटिंग दैट क्वेश्चन. ओके, अल्काइल हलाइड्स RX are soluble in organic solvent, are soluble in organic solvent. Why? So now if I'm asking you this question, तो I think कि मैक्सिमम ऑफ यू कैन थिंक ऑफ आंसर इजिली. अब मैं बोल रहा हूं कि अगर आप वाटर की जगह कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हो, जैसे आपने बेंजीन ले लिया, CCl4 ले लिया, और अगर आपने उसमें अल्काइल हलाइड को डाला तो वो सॉल्युबल हो जाएगा. तो इसका मतलब ये बोल सकता हूं कि मैं कि जब उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और अल्काइल हलाइड में जो इंटरेक्शन सेटअप हो रही है उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है, सो दैट एनर्जी इज इनफ टू ब्रेक ऑलरेडी प्रेजेंट इंटरेक्शन बिटवीन अल्काइल हलाइड मॉलिक्यूल्स. That energy is enough to break already present interaction between alkyl halide molecules and organic solvent molecules. So that is why they are soluble in organic solvent. So मेरे को लगता है कि आप लोग अब आंसर लिख सकते हो, right? तो why they are soluble? Because here simple answer I'm writing sufficient amount of energy release when new interaction set up between RX and organic solvent. Sufficient amount of energy release when new interaction set up between RX and organic solvent molecules, right? और अब फर्दर आप भी आंसर लिख सकते हो. सो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन न्यू इंटरेक्शन सेट अप बिटवीन RX एंड ओके, एंड दैट एनर्जी कैन ब्रेक already present interaction. ओके, सो आई होप आप लोगों को ये फंडामेंटल ऑफ सॉल्युबिलिटी क्लियर हुआ होगा. और सिमिलर तरह का क्वेश्चन आपके पास CBSE में पूछा जाता है बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, राइट? अब एक लास्ट थिंग मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस, एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस करूंगा. सो गाइस, लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस. तो ये क्वेश्चंस हैं मेरे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस, मेनली बॉइलिंग पॉइंट. सो एनसीईआरटी के दे ऑल आर फ्रॉम इंटेक्स क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है ब्रोमोमीथेन. तो हमें पता है क्या होता है ब्रोमोमीथेन, CH3Br. दूसरा है ब्रोमोफॉर्म. तो जैसे यार क्लोरोफॉर्म होता है ना हमारे पास CHCl3, तो ब्रोमोफॉर्म होता है CHBr3. फिर यह है क्लोरोमीथेन, तो CH3Cl. यह है डाइब्रोमोमीथेन, तो मतलब CH2Br2. तो सबसे पहले जब भी अपन बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करते हैं अपन देखते हैं मास. तो मेरे को तो सबसे ज़्यादा मास इसका लग रहा है. तो मान लो अगर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, अगर मास डिफरेंट है तो मोर मास मोर बॉइलिंग पॉइंट. तो सेकंड का सबसे ज़्यादा होगा ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है अपने को, तो सेकंड का सबसे ज़्यादा, ठीक है. और सबसे कम किसका होगा गाइस? सबसे कम होगा थर्ड का, फिर आएगा फर्स्ट का, और फिर आएगा हमारे पास फोर्थ का, ठीक है. इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा वाला हमें सबसे पहले लिखना है, क्योंकि इसका क्या है हमारे पास लीस्ट मास, ठीक है. और कम मास तो कम बॉइलिंग पॉइंट. डन. तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1. अब क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं अपन सेकंड, क्लोरोमीथेन, क्लोरोप्रोपेन. तो ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है. तो ये है मेरे पास क्लोरोप्रोपेन, ये है मेरे पास आइसोप्रोपाइल. तो ये है मेरे पास आइसोप्रोपाइल, ठीक है. आप लोगों के लिए लिख दिया मैंने इस तरह से आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. और ये है मेरे पास 1 क्लोरोब्यूटेन. तो 1 2 3 4 और ये आ गया 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, राइट.
ओके तो सबसे पहले आपको देखना है कि किसका मास सबसे ज़्यादा है। तो इन दोनों का तो मास सेम है, ठीक है, बट इसमें 4 कार्बन 1 क्लोरीन, तो इसका मास सबसे ज़्यादा। तो ये मान लो मैंने फर्स्ट माना, ये सेकंड, ये थर्ड, तो भैया थर्ड का तो होगा मैक्सिमम। अब आप बताओ, इन दोनों का मास सेम है, तो ऐसे लिख देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए आप लोगों को, ठीक है। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, मास सेम है, तो फिर किससे करेंगे अपन कंपेयर? ब्रांचिंग से। यहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा है तो इसका सरफेस एरिया कम होगा, इंटरेक्शन कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो फिर अपने पास आएगा सेकंड और फिर आएगा फर्स्ट। तो यहाँ पे सेकंड फर्स्ट किस पे बेसिस पे कंपेयर किया? ब्रांचिंग के। किसके बेसिस पे दोस्तों? ब्रांचिंग, राइट, ब्रांचिंग के बेसिस पे। क्लियर? क्योंकि मास सेम तो बॉइलिंग पॉइंट बता चुका हूं ना यार ऑलरेडी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू boiling point is inversely proportional to, guys, what? Boiling point is inversely proportional to branching. Boiling point is inversely proportional to branching. तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन हमारे पास दे रखे हैं किस पे? फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, राइट। ओके, एक और लास्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी जो अभी तक अपन ने डिस्कस नहीं किया, डेंसिटी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, डेंसिटी। तो हमारे पास डायरेक्ट आप याद रखिए कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जैसे जैसे आपका मास इंक्रीज करता है हमारे पास डेंसिटी इंक्रीज करेगी। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा ना। सपोज आपसे पूछ लिया RF, RCl, RBr और RI, ठीक है। तो जिसका जितना ज़्यादा मास उसका उतना ज़्यादा डेंसिटी, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। तो एज मास इंक्रीजेस डेंसिटी इंक्रीजेस, राइट। अगर सेम मास होगा तो फिर वो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, तो वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे। तो डेंसिटी के लिए मास ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा, राइट गाइस। तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 6, जिसमें हमने सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स को डिस्कस किया। और मैंने आपको बता दिया कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना आना चाहिए। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन से ज्यादा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैराइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्यों अल्काइल हैलाइड इनसॉल्युबल है वाटर में? क्योंकि जब वाटर और अल्काइल हैलाइड में इंटरेक्शन सेटअप होता है तो इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक ऑलरेडी प्रेजेंट इंटरेक्शन, वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्यों वो सॉल्युबल है, वो अपन ने डिस्कस कर लिया। और बाकी ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट गाइस। ये था हमारे पास आज लेक्चर नंबर 6 के लिए। सो इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल, डू सब्सक्राइब दिस channel, because this channel is offering a great value or great help for you in chemistry subject. So thank you very much.